हाँ जी बेटा। सीटी वाले बच्चे हैं सारे, सीटी वाले बच्चे हैं। एस्टेट और सीटी वाले कितने हैं और एस्टेट वाले? तो सबसे पहले हम छोटी सी आवाज क्लियर आपको? इतनी आवाज ओके या थोड़ा तेज बोलूं? ओके आवाज। सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, सीटी में क्या सिलेबस आता है। सबसे पहला टॉपिक है टेंस। ये टॉपिक तो परमानेंट है, चाहे आप सी टेट की ट्रेनिंग दो, चाहे आप एस टेट करो, चाहे सीटी करो, चाहे आप नेट करो, कोई भी अगर आप टॉपिक करते हो किसी तरह से इंग्लिश के अंदर, तो ये टॉपिक पहला ऐसा टॉपिक है जो परमानेंट था, परमानेंट है और परमानेंट रहेगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को किसी तरीके से हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब, जैसे मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं, जनरेशन, जनरेशन के अकॉर्डिंग भी ये चीज आपकी चलेगी, चलती है, चलती रहेगी, और इन फ्यूचर जो आपकी जनरेशन होगी वो भी सब्जेक्ट को लेके चलेगी। सब्जेक्ट है, परमानेंट था, परमानेंट है और परमानेंट रहेगा। चाहे आप कोई भी पेपर दे सकते हो पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेंस, ये टेंस परमानेंट रहेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स भी टॉपिक ऐसा है जो हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी पेपर होते हैं उसके अंदर ये परमानेंट रहता है। फिर उसके बाद है वॉइस। वॉइस पता क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं ना, उसको वॉइस बोलते हैं। नरेशन, नरेशन क्या होते हैं? सॉरी, यस, यानी कि जब दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती होती है, उस कन्वर्सेशन की जो बातें होती है वो तीसरे पर्सन को जाके बताई जाती हैं, दैट्स कॉल्ड नरेशन। जैसे चुगली करना, ठीक है, वो उसको नरेशन बोल देते हैं। फिर उसके बाद है हमारे हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ये क्या लिखा है मैंने? तो ये प्री हो गया और ये प्रे हो गया, है ना, प्रीपोजिशन। यानी कि प्री जिसे हम वर्ड यूज करते हैं, जब आपने 10th 12th के अंदर थे तो आपको ऐसे बोला करते थे ना कि आपके बोर्ड से पहले पेपर होंगे एक बार, तो उसको क्या बोलते थे हम? प्री एग्जाम कुछ बोलते थे ना इस तरह से। तो प्री यानी कि पहले किए जाने वाले, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद है हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक किया हुआ है, कभी किया है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ देना है? वर्ब के साथ। इन दोनों को जो जोड़ देगा वो क्या कहलाएगा? इसे क्या बोलते हैं? AGREEMENT, हाँ जी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। एग, एग की स्पेलिंग क्या है? एग की स्पेलिंग क्या है? एग, अग्री, अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, मान लेना, यानी कि किसी की सहमति से काम होना। और अग्रीमेंट का मतलब होता है जोड़ देना, यानी कि ज्वाइंट कर देना।
सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जो जोड़ने का काम करता है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। यह अगला टॉपिक हो गया जिसको हम सिंटैक्स बोल देते हैं। पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आपको सिंटैक्स लिखा मिल जाएगा, या जो इसका जो पार्ट या टॉपिक का नेम होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इडियम्स क्यों है? इडियम्स क्या होते हैं? मुहावरे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, और फिर उसके बाद पैसेज, एडजेक्टिव। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। हाँ जी, यस। डी इज साइलेंट। अब बोलो एडजेक्टिव। डी साइलेंट है इसे। मोस्ट ऑफ अभी तक हमें जो चीज बताई गई करवाई गई वो डी के साथ ही प्रॉपर आपको जो वर्ड बताया जाता है ऐसे ही बताया जाता है ना, बट इसमें डी इज साइलेंट। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एज ए साइलेंट काम करते हैं। ये सीटी का सिलेबस है, मतलब जो सीटी के अंदर, और यही जो सिलेबस है वो आपको एचटेट में भी मिलेगा। और एचटेट के अंदर 2-3 चीजें और प्लस हो जाएंगी, वो मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो बच्चे एचटेट के बैठे हैं यहां पे, वो सारी चीजें तो है ही, वो तो उसमें रहेंगी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? लिटरेचर। ये तो है। ये लगा लो कि जिसे हम बेस कहते हैं, एसटेट का बेस, पीटेट का बेस, या कोई भी हमने आप पेपर देने हैं, उसके अंदर आपको लिटरेचर तो जरूर करना पड़ेगा। और आपका जो सीटी का जो एसटेट का जो पेपर होता है वो इंग्लिश का कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स उसमें मिलेंगे आपको, जिसके अंदर आपको लिटरेचर मिल रहा है सारा का सारा, और जिसके अंदर आपको ग्रामर टॉपिक मिल रहा है। तो ग्रामर टॉपिक वही है जो मैंने पीछे अभी एक्सप्लेन किए हैं, वो तो रहेगा। हमने उनका 15 मार्क्स का, जो कि प्रॉपर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसको ये 60 मार्क्स का मिलेगा। मतलब जिसने इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इंग्लिश उसको 60 मार्क्स की मिलेगी, और 60 मार्क्स के अंदर उसको लिटरेचर पूरा का पूरा लिटरेचर मिलेगा। और लिटरेचर के अंदर क्या क्या आगे पार्ट्स करने हैं उस पार्ट के ऊपर, मतलब कौन कौन से इसके पार्ट रहेंगे, कौन कौन सी चीजें हमने इसको पढ़नी है, किस किस के बिहाफ पे इसको तैयारी करनी है, वो सारी की सारी लिटरेचर के अकॉर्डिंग इसको करनी पड़ेगी। मतलब एक कहने का वे ये है कि 2-3-4 महीने की तैयारी से ना हम 50 to 60% पे कवर कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि 100% मैंने कवर कर दिया, क्योंकि देखो तैयारी करते करते टाइम बहुत लग जाता है। तो प्रॉपर अगर आप अपना टाइमिंग दे रहे हो, प्रॉपर अपनी सारी गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आपका काम क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर मैं मेरी नॉर्मली बात कर दूं तो मेरा नाम डॉक्टर सनी है, डॉक्टर सनी वधवा। मेरी क्वालिफिकेशन है पीएचडी और 2 टाइम नेट क्वालिफाइड। ठीक है, और नेट जो होता है वो आपको पता है लिटरेचर का सबसे ज्यादा वो उसमें करना पड़ता है। तो ये क्वालिफिकेशन है मेरी, और 15 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। टॉपिक जो आप कहोगे पहले वो टॉपिक शुरू कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली टेंस शुरू करें तो मैं आपको टेंसेस के ब्याह पे इसको टॉपिक शुरू कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये दोनों के अंदर है। मतलब एस्टेट के अंदर भी टॉपिक मिलेगा और सीटी के अंदर भी मिलेगा। तो एक बार आप इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वर्ड देता हूं, कोई बता सकता है ये क्या है? ये एक वर्ड है जो पेपर में आया हुआ है, और नेट के पेपर में आया हुआ है। और वही बात है, सिलेबस जो होगा ना आपका नेट का, पी टेट का, एस टेट का, जो भी आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस घूम के आता है। मतलब कि अगर नेट में आ गया तो पी टेट में मिल जाएगा, पी टेट में आ गया तो आपको एस टेट में मिल जाएगा।
एक वर्ड आया हुआ है SUPERCALIFLGSTICEXPIALICODIOC। क्या बोल सकते हैं इसको? कहो तो साफ साफ लिखूं। पेपर के अंदर ये वर्ड आया हुआ था, और स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वर्ड या उसके मीनिंग कैसे आपसे पुट किए जा सकते हैं। थोड़ा सा हिंट, ट्राई करो बोलने की। हाँ जी, मैं अभी बाजार की तरफ था। हाँ हाँ, मैं बस फ्री होकर कॉल कर लेता हूँ। आधा पौना घंटा लगेगा, आधा आधा पौना घंटा। हाँ जी बोलू। सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एस्पियालियाडोसियस, सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एस्पियालियाडोसियस, ये जो वर्ड है, इस वर्ड की शुरुआत 1964 में हुई थी, 1964 में। और इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, यानी कि शब्दों से परे। जब आपके पास किसी वर्ड को या किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कोई बात नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, जो आपको बात शब्दों से परे लग रही है, मतलब आपके लिए जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसी बात जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम बोलकर नहीं बता सकते, तो वहां पर आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, सुपर कैलिफ्लैगिस्टिक एक्सपियालियाडोसियस। मतलब ये कि ऐसा वर्ड है जो 1964 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। और एक फिल्म आई थी अमेरिका के अंदर, उस अमेरिका के अंदर जो डिज्नी फिल्म थी, आपने डिज्नी नेम सुना होगा, डिज्नी काफी फेमस नेम आता है। मतलब ये एक डिज्नी एक म्यूजिकल फिल्म थी। उस म्यूजिकल फिल्म के अंदर जो सिंगर था ना, उस सिंगर ने ये वर्ड यूज किया। उसके बाद धीरे 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 जुबान पे आने लगा, और बात में वही बात है, एक वर्ड के बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स मिल जाते हैं, एक वर्ड के ऐसे बहुत सारे एंटोनिम मिल जाते हैं। अब अगर हम इसकी हम सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब ये शानदार तरीके की बात कर रहा है, मतलब जो काम है वो बड़े ही शानदार तरीके से हुआ। अब शानदार तरीके से हुआ तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा कौन सा ऐसा सिनोनिम है जो निकाल सकते हैं? कौन सा सिनोनिम बोल सकते हैं? ये काम बहुत मजेदार था, ये काम मेरे शब्दों से परे था, ये काम ऐसा था जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसे है ना? तो मतलब कि पेपर के अंदर इस तरह के वर्ड भी कभी कभार आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे एक चीज ये मान के चलो माइंड के अंदर कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि पेपर है, आप पेपर देने की ये मत सोचना बस ठीक है मैं गया जस्ट टाइम पास करके आ गया, फिर वो टाइम पास ही है। मतलब टाइम पास नहीं करना हमने पूरी प्रॉपर तैयारी करनी है, पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करनी है इसकी। हाँ जी, एक कोई बोल के बता सकता है? फैंटास्टिक, वेरी गुड। यानी कि जो वही बात है, शानदार, कोई चीज अपने को अच्छी लगती है तो हम उसके ऊपर क्या बोल देते हैं? सुपर है, अच्छी है, फैंटास्टिक है, इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन कोई बोल के बता सकते हैं? ट्राई करो, ट्राई करो। डोशियस, एक्सपियालिडोशियस। हाँ जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप सेकंड क्लास में थे, थर्ड में थे, फोर्थ में थे, फिफ्थ में थे, सिक्स में थे, सेवंथ में थे, एट्थ में थे, नाइन्थ में थे, टेंथ में थे, ये टॉपिक आपका चलता रहा था। ऐसा था ना, बचपन से करवाया जाता है और करवाया भी जा रहा है। आप जब अपने किसी बच्चे की बुक देखते हो तो उसके अंदर भी ये टॉपिक आपको परमानेंट मिलता है।
क्योंकि उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इन चीजों के बारे में बताया जाता है। टेंसेस के बारे में हर चीज एक्सप्लेन की जाती है, टेंसेस के बारे में आपको बताया जाता है। एक चीज को क्लियर करें, टेंस बात किसकी करता है? टेंस का मीनिंग क्या होता है? काल बोल देते हैं। काल का मीनिंग क्या हुआ? समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्चुअली में जो टेंस है वो किसकी बात कर रहा है? टाइम की बात कर। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ये काम करना, टाइम पे एक्चुअली जो भी काम कर रहे हो आप टाइम पे कर रहे हो। इसमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम को रिप्रेजेंट करने का मतलब, अगर मैंने नॉर्मली एक बात बोली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये भी किसी ना किसी टाइम की बात कर रहा है। मतलब इसका जो पार्ट है, टेंसेस के जो आगे पार्ट है, ये किसी ना किसी टाइम की बात कर रहे हैं। ये कौन से टाइम की बात कर रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। वर्तमान मतलब जो एट प्रेजेंट चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई टाइम की बात कर रहा है। अगर इसका अगला पार्ट है वो कह रहा है क्या? पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत गया। बीता हुआ मतलब कि जो कल हमने किया था, या जो कल हम कर चुके थे, या कल हो गया, उसी की बात कर रहे हैं ना। और फ्यूचर मतलब आने वाला है। आने वाला मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग की बात चल रही है। तो मतलब वो भी कोई ना कोई टाइम की बात कर रहा है। मतलब जो टेंस जो एक्चुअल में बात करता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम टेंस को टाइम बोल दें तो वो गलत नहीं है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो टेंसेस एक नेम दिया जाता है कि हाँ भी ये टेंसेस है, ये आपका टॉपिक है, इसको हमने इस तरीके से बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है। अगर हम टेंसेस को टाइम बोल दें तो वो गलत बात नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये कोई ना कोई टाइम के ऊपर बात कर रहा है। अब जो कोई ना कोई टाइम के ऊपर बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके जो काम होंगे वो सारे के सारे टाइम के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब सबसे बड़ी बात ये, इसके कितने पार्ट हो सकते हैं? प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? हाँ जी, ये एक बार थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यू की स्पेलिंग CONTINOUS। हाँ जी, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग CONTI, यही है, यही है। एक और, ये हो सकती है कंटिन्यूअस, हो सकती है, हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, हो सकती है ना। पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पुट किया गया, चार ऑप्शन दिए गए कंटिन्यूअस के अंदर, और कंटिन्यूअस की एक्चुअल स्पेलिंग बतानी है। बताओ, मतलब ऐसी ऐसे क्वेश्चंस पुट करता है वो। मतलब चीज हम कर रहे हैं, चीज हम करते करते उसके ऊपर प्रॉपर आपसे कंफर्म कर लेगा कि हाँ जी इसकी एक्चुअल स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग के। और रियल में नहीं पता होता। रियल में अपने को ऐसा लगता है अच्छा मैंने सारी उम्र ऐसे ही वेस्ट करी, कभी होता है ना। तो सच्चाई है ये, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स कंफर्म करते हैं, क्योंकि उसका मकसद क्या है जो पेपर बनाने वाले का, आपको पजल करना। उसने पजल करना है। स्टडी क्या है? टॉपिक तो वही है सारे के सारे। ये चाहे आज पढ़ लो, चाहे 2 साल बाद पढ़ लो, चाहे 10 साल बाद पढ़ लो, टॉपिक तो सारे वही है। टॉपिक के अंदर ही पॉइंट को पिक करता है। अगला, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। ये इसके 4 पार्ट हो गए, ये आपने नोट करने हैं। पहले आपने प्रेजेंट लिखना है, प्रेजेंट के बाद इसके 4 पार्ट, फिर पास्ट लिखना है, पास्ट के बाद इसके 4 पार्ट, फ्यूचर लिखना है, फ्यूचर के बाद इसके 4 पार्ट। ये 4 पार्ट सेम के सेम ही रहेंगे। एक टेबल बना लीजिए, टेबल समझते हो, मतलब जिस तरह से आप टेबल बनाते हो। और जो आपने नोटबुक लगानी है ना, स्पार्कल वाली एक वो रिंग वाली वो नोटबुक आती है ना, जिसके वो रिंग लगे होते हैं, वो प्लेन नोटबुक वाली वो लगाओ, वो आपके परमानेंट नोट्स बन जाएंगे। आपको अलग से कोई नोटबुक लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। काफी वो हैवी होती है नोटबुक, ठीक है, और वो लगाओगे ना वो परमानेंट ही बनी रहेगी। क्योंकि ऐसा है, देखो बच्चे, मेरा मानना है कि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पेपर दे के उसके बाद उसको छोड़ देना, ऐसा तो कोई प्रोसेस है नहीं। स्टडी है, स्टडी परमानेंट थी, परमानेंट है और परमानेंट रहेगी। मतलब कि तैयारी करते करते हम लग भी जाते हैं, फिर भी उसके बाद तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि हर किसी के मन माइंड में है कि मैंने एक अपर लेवल पे जाना, और जब अपर लेवल पे जाना होता है तो स्टडी को कंटिन्यू लेवल पे लेके चलना पड़ता है। ये चीज है ना। और कल को आप जैसे आप बीएड हो सभी, फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि बीएड करके घर बैठ जाओगे, कुछ ना कुछ तो आगे करना ही है ना। तो स्टडी भी आगे कंटिन्यू चलेगी, टॉपिक आपके परमानेंट यही रहेंगे। तो प्रेजेंट के अंदर, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यू। ये फ्यूचर के पार्ट। एक टेबल बन गया, ऊपर आपने टेंसेस लिखना है, टेंसेस लिखने के बाद उसके प्रेजेंट के पार्ट लिखने हैं, फिर उसके बाद पास्ट के पार्ट लिखने हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर के पार्ट लिखने हैं। ओके, नोट डाउन कर लिया सब। अब सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित। समय या टाइम, वर्तमान में अनिश्चित टाइम की बात करना। वर्तमान में अनिश्चित, यहां पे इनडेफिनेट यूज किया गया। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब कि कोई काम कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, यही नो। यानी कि डेफिनेट लिखा होता तो डेफिनेट के अंदर हम मान सकते हैं कि ये निश्चित टाइम की मतलब एक परमानेंट टाइम की बात कर रहा है, इसलिए डेफिनेट वर्ड यूज किया गया। इनडेफिनेट लगाया, इनडेफिनेट का मतलब ये हो गया कि ये अनिश्चित है। अब इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है इसके अंदर, सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ये नोट डाउन कर लो बेटा। मतलब एक के अंदर आपको 4 पार्ट और मिल गए। ऐसे ही सेम टू सेम हर एक के अंदर इस तरह से 4-4 पार्ट है। टोटल अगर टेंसेस की बात करें तो टोटल टेंसेस हमारे पास करने वाले 48 होते हैं। 48, यानी कि हमने
48 टेंसेस कर लिए तो आप ये समझ सकते हो कि 48% इंग्लिश हमारी कवर हो चुकी है सिर्फ एक ही टॉपिक में। एक ही टॉपिक के अंदर आपको वो सारी चीज परमानेंट मिल जाएंगी। जो चीज हमने टॉपिक पीछे नेम लिखे हैं उसी को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे उसको करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि 50% आपकी इंग्लिश कवर हो जाती है सिर्फ एक टॉपिक करने से। और एक ही टॉपिक को अगर हमने बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से कर लिया, एक्यूरेट चीज से कर लिया, तो आगे वाले जो टॉपिक होंगे वो हमारे लिए ईजी होते चले जाएंगे। मतलब उसके लिए ज्यादा टाइम या ज्यादा मेहनत या जिसे हम कह सकते हैं वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर जो पहला सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब इसके अंदर ये 4 सेंटेंस हो गए। अब ये जो 4 सेंटेंस है इसमें से हम सबसे पहले वाले सेंटेंस को पिक करेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? इस तरह से टेबल बना सकते हो। टेबल टू टेबल आपके सारे टेंसेस चलते रहेंगे, मतलब प्रॉपर मेंटेन रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर चैन सिस्टम के अकॉर्डिंग सारा का सारा सेट हो जाएगा। पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन सा हो सकता है? सिंपल सेंटेंस कौन सा हो सकता है, मतलब किसको बोला जाता है सिंपल सेंटेंस? वेरी गुड। जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है वो सिंपल सेंटेंस बन चुका है, जिसको हम बोल देते हैं जैसे कि डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ये आपने कहीं ना कि क्लॉज का टॉपिक किया होगा, क्लॉज के टॉपिक के अंदर आपको ये चीजें जरूर बताई होगी। तो सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात यह आती है कि सर एस या एस किसके साथ लगेगा और मतलब कि किसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानने होंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। ये वाले कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि जो एक वचन होते हैं, ये होता है ना, सिंगुलर को हम एक वचन बोल देते हैं। ही का मतलब क्या होता है? वह। शी का मतलब वह। ही किसके लिए यूज किया जा रहा है? लड़के के लिए या बॉय के लिए, और शी गर्ल के लिए। इट किसके लिए यूज किया जाता है? इट का मीनिंग क्या होता है? वह, यह। इट का मीनिंग यह। हां जी। चेयर के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ चेयर या इट इज अ चेयर? दिस इज या चेयर या इट इज अ चेयर? दिस इज। और यहां पे इट क्यों नहीं लगाया? इट और दिस का मीनिंग सेम ही होता है, तो इसलिए यहां पे इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जिसमें जान नहीं होती। जैसे हम ये जो थिंग्स है सारी जो यूज कर रही है नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मार्कर नॉन लिविंग थिंग्स है। अभी एक इट का यूज एक जगह और बताऊंगा मैं आपको। नेम का मतलब किसी का नाम, कोई भी पर्सन, कोई भी नाम हो सकता है किसी का। सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी कि जो एक पर्सन है। ये वाले सब्जेक्ट जब आ जाएं, किसी भी तरीके से ये सब्जेक्ट आपको कहीं भी मिल जाएं, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज 101% होगा।
ये क्लियर है, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या हमें कंफ्यूजन यही रहती है कि सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट के साथ अपने को क्या यूज करना है, फिर उसके बाद सोचते अच्छा सेंटेंस तो गलत हो गया। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर ये बात ऑटोमेटिकली आ जाती है कि सेंटेंस गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि मैंने यूज किसका करना था, और वो पेपर के अंदर आपसे कोई ज्यादा डाउट वाली बात नहीं पूछता, वो यहीं पर ही क्लियर कर लेता है, बात ही खत्म। क्योंकि ज्यादा वो डाउट वाली बात नहीं है, डाउट इन द सेंस कि वो यहीं पता चल जाएगा कि आपको ये कंफर्म है या नहीं है, पता है या नहीं है कि इन सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज होता है या नहीं होता है। यहां तक ओके हुआ? अब जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, दे, वी और प्लूरल। आई का मतलब मैं के लिए यूज किया जाता है, यू का मतलब तुम या आप, दे का मतलब वे, और वी का मतलब हम, प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब ये वाले सब्जेक्ट कहीं भी आ जाएंगे तो उन सब्जेक्ट में सिंपल सेंटेंस में कहीं भी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता। ये क्लियर है। मतलब कि छोटी छोटी चीजें जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक सेंटेंस के अंदर हम किसी भी तरीके से करेक्शन नहीं निकाल पाएंगे, और वो पेपर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे करेक्शन ही पूछता है। देखो रूल रेगुलेशन तो क्या, ये तो परमानेंट थे, परमानेंट है और परमानेंट रहेंगे, ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन डाउट क्या है, उस डाउट को क्लियर करना है। जो ये डाउट आपके सामने आया वो डाउट यही है कि मतलब ये वाले सब्जेक्ट आ जाए, कहीं भी आ जाए, ये नहीं कि मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आए, सिंपल सेंटेंस में आए हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की जब बात कर रहा है तो इसमें ओबियस ही बात है कि इसके बाद जब भी कोई वर्ब की फॉर्म आएगी उसके बाद एस या ईएस का यूज होता ही होता है, ये तो रहेगा, और इसमें नहीं होता, तो इसका मतलब ये। अब कई बार ये डाउट होते हैं कि सर आई को प्लूरल में क्यों काउंट किया जाता है? यस, कोई बता सकता है तो सिंगुलर, आई का मतलब क्या है, मैं, सिंगल की बात कर रहा है, तो इसको प्लूरल में क्यों रखा जाता है? आई को यहां लेके आता, मैं यहां लिख देता, आई के बाद एस लगा देता, है ना, क्योंकि काम तो सिंगल का ही कर रहा है, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा है। जब एक पर्सन की बात कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो सिंगल की बात होनी चाहिए, यानी कि सिंगुलर है इसलिए। लेकिन आई को प्लूरल में ही क्यों रखा गया, ऐसा क्या है? आई के साथ एम यूज हो रहा है, और आई के साथ एम यूज हो रहा है, आई के साथ वॉज यूज हो रहा है, आई के साथ वर यूज हो रहा है, आई के साथ हैव यूज हो रहा है, आई के साथ हैड यूज हो रहा है, ये यूज हो रहे हैं सारे। क्लियर है ना? मतलब कि आई सिंगुलर का भी काम कर रहा है और आई प्लूरल का भी काम कर रहा है, इसीलिए इसकी जो एक प्रेजेंटेशन है वो प्लूरल में ज्यादा दिखाई जाती है। सिंगुलर के अंदर सिर्फ यहां पे शो किया जाता है कि जैसे आई के साथ एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई के साथ जो एम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट, स्टेट क्या चीज? स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था क्या चीज? स्टेट मतलब राज्य, सिटी, स्टेट मतलब हरियाणा नहीं ना, स्टेट मतलब कि अवस्था। अवस्था मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, यानी कि आई वॉज इल, ये इल क्या है? इल क्या है? यानी कि आप उस टाइम पर कैसे थे, उस चीज को रिप्रेजेंट कर दो। आई के साथ एम लगेगा, मैं बीमार हूं, मैं बीमार था,
तो मतलब कि ये अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। अवस्था का मतलब कि आपकी सिचुएशन कैसी है, तो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आई को हमेशा किस में काउंट किया जाता है, प्लूरल में काउंट किया जाता है। और एक रीजन और जिसे हम वैसे ही नॉर्मली कह देते हैं, आई अकेला कभी भी काम नहीं आता। आई को किसी ना किसी से बात करने के लिए सेकंड पर्सन चाहिए, तो सेकंड पर्सन वो चाहिए। वो सेकंड पर्सन जो है वो दोनों क्या काम कर रहे हैं, जब दो हो गए तो इसका मतलब प्लूरल का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आई एक्चुअली में 99% प्लूरल में काउंट किया जाता है। अब बात यह आती है कि ये इसके सब्जेक्ट थे, इस सब्जेक्ट की ये पहचान थी। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि किसके साथ एस लग रहा है, किसके साथ ईएस लग रहा है और किसके साथ एस या ईएस नहीं लग रहा। अब मैं कुछ एक सेंटेंस बनाता हूं सामने। हाँ जी, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट के कुछ एक सेंटेंस है। अब मैं इसके रूल रेगुलेशन को एक्सप्लेन करूंगा कैसे। आई डैश इंग्लिश डेली, ही डैश इंग्लिश डेली। अब यहां पर ब्रैकेट में जैसे अपने पास ऑप्शन में आ गया रीड, रीड ही है इसका, रीड। और ये गो टू, गो मैंने लिख दिया वहां पे, और मेक भी लिख दिया मैंने यहां पे। ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन आ गए। मतलब नॉर्मली एक बार ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एक बार इजी इजी थोड़े से, उस हिसाब से हम थोड़ा डिफिकल्टी के ऊपर चलेंगे। आई डैश इंग्लिश डेली, क्या हो सकता है इसमें? इसमें रीड हो सकता है। हाँ जी, इसमें रीड ही क्यों लगा? आई के साथ यानी कि एस या ईएस नहीं लगता, ये प्लूरल हो गया, जिसके बाद यहां पर रीड यूज किया गया। ही डैश इंग्लिश डेली, ही रीड्स, यहां पे रीड्स ऐसा लग गया ना इसके साथ। क्यों लगा? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर है तो ऑटोमेटिकली वर्ब के बाद एस या ईएस का यूज हो गया। दे गो डैश टू मार्केट डेली, सही है ये, पक्का। शी मेक फूड डेली, शी मेक्स, वेरी गुड। शी मेक्स क्यों आया? क्योंकि यहां पर सिंगुलर है। फूड, मील, क्या मीनिंग होता है इसका? शी ईट मैंगो, शी टेक फूड। अभी इसमें मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर करता हूं। यहां पे मैंने क्या लिखा? ईट, तो ईट आना चाहिए या क्या आना चाहिए? ऐसा लगेगा ना इसके साथ। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। यहां पर टेक्स, वेरी गुड, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब बात यह आती है कि यहां पर उसने मैंगो के लिए ईट लगाया और फूड के लिए टेक लगाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट और टेक, और एट, ईट और टेक? हाँ जी, ईट और टेक, वेरी गुड।
जब एक पर्टिकुलर किसी डिश की बात की जाती है, सिर्फ एक डिश की बात की जाती है, तो उसके लिए हम यहां पर ईट लगाते। सिर्फ एक डिश की बात की गई, यानी कि हम पर्टिकुलर वे में, मैं एक चीज खा रहा हूं कोई ना कोई, जैसे मैंने मैंगो खा लिया, आम खा लिया, केला खा लिया, वट एवर, कोई भी सिंगल डिश की बात होगी, उसके लिए 101% आप ईट का यूज करोगे। अब फूड है, फूड कोई एक आइटम तो है नहीं, फूड के अंदर चपाती भी हो सकती है, फूड के अंदर सब्जी भी हो सकती है, फूड के अंदर सैलेड भी हो सकती है, फूड के अंदर कुछ मिठाई भी हो सकती है। मतलब 3 4 5 डिशेस जब हम मिलकर खाते हैं तो वो क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। अब जो फूड बन जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए हम टेक का यूज करें। टेक जो होता है, टेक का मीनिंग होता है किसी चीज को लेना। जैसे कि टेक एक ऐसी फ्रेज है या एक ऐसा वर्ड है जिसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे कि नहाना, नहाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, टेक बाथ, है ना। लंच के लिए क्या बोल सकते हैं। यानी कि जो टेक है वो अपने आप में हर एक उसका काम कर रहा है, जिसको हमने किसी तरह से अलग से एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है। टेक मतलब कि कोई काम करने के लिए या किसी चीज को खाने के लिए, किसी चीज को पीने के लिए भी हम टेक का यूज कर सकते हैं। यहां तक ओके हुआ। फूड क्या चीज होती है, जिसके अंदर कोई भी आइटम। और मील, मील, अच्छा, हाँ जी। जो फूड होती है, फूड के अंदर बहुत सारी आइटम हो सकती, क्लियर है ये। लेकिन जो मील है वो मील आपको पर्टिकुलर डिश ही मिलेगी, चाहे वो 2 होगी या 3 होगी। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा होगा जो हॉस्टल में रहा होगा, हॉस्टल वाले बच्चे को फूड नहीं बोला जाता, हॉस्टल वाला जो बच्चा होता है वो मील ही लेता होता है। जो डिशेस बन गई है ना वही आपको खानी पड़ेगी, वो है मील। मतलब वहां दाल बनी है तो आपको दाल ही खानी पड़ेगी। अगर वहां पे अच्छा शाही पनीर बने तो आपको शाही पनीर खाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आप वहां आपकी मर्जी चलेगी, वहां आपको ऐसा होगा कि भाई मेरी मर्जी है, मेरे को आप ये डिशेज ला के दो, मेरे को वो डिशेज ला के दो। और जो फूड होता है वो आपके परमानेंट, कोई भी फूड आप इसमें यूज कर सकते हो, कोई भी फूड खा सकते हो। मील एक पर्टिकुलर डिश के ऊपर काम करता है, यानी कि जो बनी है उसको आपको करना ही पड़ेगा। एक और, ब्रेकफास्ट क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, डिनर, और क्या लिखा हुआ है, सुपर, SUPPER। ब्रेकफास्ट का मतलब सुबह का खाना, लंच का मतलब दोपहर का खाना, ब्रंच का मतलब किसको, और जो स्नैक टाइम होता है, हाँ जी, ये टाइम मेंशन कर रहा हूं मैं क्योंकि टेंस में काम आएंगे। ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो 9 बजे से पहले पहले होता है, यानी कि 7 से लेके 9 के बीच में जो खाना खाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, ब्रेकफास्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद ब्रंच, 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जो टाइम जो चीज खाई जाएगी वो कहलाएगी ब्रंच। 9 से 11 के बीच में या 11:30 12, 12 से लेके 3 बजे का जो टाइम चलता है वो लंच का टाइम चलता है। और 3 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम होता है वो स्नैक्स टाइम होता है, यानी कि शाम का जैसे हम चाय वगैरह का जो टाइम यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिनर। डिनर जो वर्ड है अमेरिकन वर्ड है, इंडिया में यूज नहीं किया जाता था। इंडिया के अंदर क्या होता था, इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ, आपको पता है कौन सी इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश।
इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। और जो ब्रिटिश इंग्लिश के जो इंडियन हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो 6 बजे खाना खा लिया करते थे। पहले के लोग मतलब जो अपने दादा परदादा, जो अपनी जनरेशन है, वो आप जरूर घर में आप कंफर्म करके देखना, जो कि अभी भी विलेज के अंदर रहते हैं और विलेज के अंदर जो पर्सन रह रहा है वो 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेते हैं। ऐसा है, क्लियर है ना। उसके बाद तो वो चादर तान के सो जाते हैं उसके बाद तो कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं जानता, ये चीज होती है ना। तो पहले इंडियन टाइम के अंदर सुपर यूज किया जाता था, जिसको हम सपर बोल देते थे इंडियन टाइम के अंदर। और 6 साढ़े 6 बजे का जो खाना खा लिया वही उनके लिए डिनर माना जाता था। बस उसके बाद कुछ नहीं खाना हमने। और वो तंदुरुस्त भी रहा करते थे। तंदुरुस्त मतलब जिसे कहते हैं कि उनको कोई भी फिजिकल बीमारी नहीं है। और आज जितना ज्यादा हम लेट होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये सच्चाई है। और जो डिनर है वो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने, अमेरिकन ने इसको शुरू किया था। ये रात को 11 बजे भी खा लेते हैं, 12 बजे भी खा लेते हैं, 1 बजे भी खा लेते हैं, ये कोई टाइम थोड़ी ना हुआ। और मेरे साथ एक रिसेंट एक ऐसे इंसिडेंस हो गया, फैमिली में मैं कहीं गया हुआ था लुधियाना में, तो घूमते घूमते जैसे 1 बज गया, रात को 1 डेढ़ बज चुका था। घूमने का इन द सेंस जैसे मॉल वगैरह है लुधियाना में, काफी फेमस मॉल हैं, काफी अच्छी चीजें हैं, तो चले गए वहां पे घूमते, फिल्म वगैरह देखते देखते 1 डेढ़ बजे घर आ गए रात को। वहीं से कुछ खा पी के आ गए, मतलब ज्यादा क्या करेंगे, छोड़ो परिवार, रात का टाइम है। तो रात को जब 1 बजे घर पहुंचे तो वो कहते जी डिनर कर लो। तो मैंने कहा 1 बजे कौन सा डिनर होता है भाई, मैं कहा तो हम तो 7-8 बजे खाने वाले बंदे हैं सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है भाई 1-1 बजे भी उनका चलता है। बड़ी मल्टीप्लेक्स सिटीज के अंदर रात को 12-1 बजे भी वो डिनर करते नजर आए। फिर वो सुबह वैसे ही 11 बजे उठते, फिर वैसे ही वो शरीर ऑटोमेटिकली वैसा होता चला जाएगा। मतलब कि जैसा आप अपने शरीर को डालते चले जाओगे, शरीर भी वैसा बनता चला जाएगा। हाँ, आज के लिए इतना काफी है।